गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 440वां एपिसोड ऑफ राज की बात। आज स्पॉन्सर्स का नाम पहले नहीं लूँगा क्योंकि बात आज एक ऐसी तकलीफ़ की है जो नागपुर शहर में रहने वाले कई ऐसे नागरिक हैं जो कई दिनों से सिर्फ इसीलिए भुगत रहे हैं क्योंकि वो माता पिता हैं और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। शिक्षा एक अधिकार है, शिक्षा व्यापार नहीं है। ये बात कई दिनों से नो फीस नो स्कूल कैंपेन करते आ रहा है, और लेकिन कई दिनों से ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री, ना एजुकेशन से जुड़ी स्कूल्स, ना एजुकेशन से जुड़े जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनके कानों तक ये बात पहुंच पा रही है। मेरे साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पत्रकार क्लब में, और पत्रकार क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस डायस पे जो लोग बैठे थे जिन्होंने नो स्कूल नो फीस का समर्थन किया है, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विदर्भ पेरेंट एसोसिएशन के चीफ हैं, संदीप अग्रवाल हैं। साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी की पूरी मुहिम का साथ दे रहे हैं। कई दिनों से, कई महीनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज एकदम से और क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। संदीप अग्रवाल जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। नमस्कार। नमस्कार राज भाई। क्या हो गया विषय ऐसा कि आपको आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए राज भाई, पिछले 1.5 साल से लगातार हम लोग पालक लोग स्कूलों से फीस माफ़ी के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। अब नया सेशन चालू है, फिर से दबाव बनना चालू हो गया है। फिर से स्कूल दबाव बना रही है कि आप फीस भर दो, पुरानी फीस भरो। बच्चों को ऑनलाइन से डिबार कर रही है, कई बच्चों को टीसी तक भेज दी है जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। तो रही सब मुद्दों को लेके फिर से इस प्रकार का दबाव चल रहा है कि नया सेशन की पढ़ाई चालू करना है तो फीस भरना है। आज हम सब के आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हम लोग जो है फीस भर सके। कहीं ना कहीं कोरोना के कारण सबके व्यापार बंद थे, सब जन आर्थिक रूप से तकलीफ में चल रहा है जी। और इस समय इस प्रकार का दबाव स्कूलों द्वारा जो डाला जा रहा है वो गैर मानवीय दबाव है, और स्कूल जो है कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी जो ऑर्डर्स है उस स्कूल जो है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। जो उनके फेवर के ऑर्डर आते हैं चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि रे हाई कोर्ट ने कहा है, रे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेरेंट्स के तरफ से बोल रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि स्कूलों में जो एक्टिविटी चल रही है कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन की ओर स्कूलें बढ़ रही है, और ट्यूशन फी में 15% रियायत देना चाहिए, और जो सुविधाएं बच्चों ने नहीं वापरी है उन सारी सुविधाओं की फीस जो है पालकों से नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ भी किसी भी तरह की रियायत स्कूल देने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। उनका ऐसा रवैया हो गया है कि उनके फेवर का ऑर्डर रहता है तो वो बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनके फेवर का ऑर्डर रहता है तो बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर उनको महाराष्ट्र राज्य में अपनी स्कूल चलाना है तो उनको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य के पूरे कानून लागू होते हैं, और भारत के कोई भी हाई कोर्ट में अगर कोई भी निर्णय आता है तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंस निर्णय रहता है जिसको हर स्कूलों ने लागू करना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो तो ऑटोमेटिकली कोई भी स्टेट के पिटीशन में आया हो वो सभी पे लागू होता है। तो इन्होंने सारे निर्णय अगर माने तो कहीं ना कहीं पालकों को बहुत बड़ी रियायत मिलेंगी, लेकिन वे मान नहीं रहे। ठीक है, और भी लोग हैं जो डायस पे थे। सर, आपका शुभ नाम? सर जी, मैं अजय चालखुरे हूँ, नारायण विद्यालय का पेरेंट हूँ। ओके। जैसे संदीप अग्रवाल जी ने कहा जी कि इनका जो संघर्ष है ये कानूनी लड़ाई बहुत लड़े हुए हैं जी, और हम लोग कानूनी लड़ाई सब तरफ चल रही है मगर उससे हमको राहत नहीं मिल रही है जी। और जो आप बात देखेंगे कि बच्चों का एजुकेशन स्टॉप हुआ है, इसका मतलब उनको एजुकेशन नहीं मिला तो फंडामेंटल राइट उनका वायोलेट हुआ है जी। तो हम अगर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो उनका जब मूलभूत अधिकार का हनन होता है तो उसकी सज़ा जो भी स्कूल है ऐसा कार्य करती है उसके खिलाफ उसकी सज़ा होनी चाहिए जी। उसी तरह अगर बच्चे का जो ऑनलाइन शिक्षा है
वो बंद किया जाता है और उसका रिजल्ट जो है वो होल्ड किया जाता है सिर्फ इसलिए कि फीस नहीं भरी जी। तो बच्चा जो है वो यानी घबरा जाता है कि बाकी सब बच्चों का रिजल्ट मिला, मेरा क्यों नहीं मिला। तो घबराने के बाद वो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है जी। और उसका ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद किया जाता है, रिजल्ट भी नहीं दिया जाता, उसको एक्टिविटी शीट्स भी नहीं दी जाती। तो जब ये बच्चे के ऊपर उसका जो मानसिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ जो पेरेंट्स है जो एजिटेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ स्कूल जो है वो कार्रवाई करती है, उसका भी परिणाम बच्चों के मानसिकता पे होता है। बच्चे घबरा जाते हैं कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी अगर ऐसा करेंगे तो मुझे स्कूल में तकलीफ होगी, मेरे माता पिता को तकलीफ होगी, इससे भी बच्चा डर जाता है। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की मानसिकता बहुत यानी खराब हुई है या फिर वो बच्चा खुद एक प्रेशर में है जी। तो ऐसे इसमें जब जो स्कूलें इतना हरासमेंट कर रही है बच्चों को, तो ऐसे स्कूलों का हम क्रिमिनल कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, ये जब सवाल उठा तो हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट दाखिल करना चालू कर दिए। हम जब रिजल्ट मांगने गए तो जो बेसिक जो चीज़ें जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर्स बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं रोक सकते, बच्चे का एजुकेशन नहीं रोक सकते, मगर वो रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किया। जिन्होंने फीस पे की थी उनका किया, मगर जिन्होंने नहीं की थी उनका नहीं किया। वैसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट करने गए और जो इन्होंने ज़्यादा की फीस वसूल की हमसे, वो एक्सप्लॉयटेशन है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन है। तो उसके खिलाफ भी हम कानूनन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की और पुलिस स्टेशन में वैसे लिखित कंप्लेंट की। उसके ऊपर जो अहवाल आया एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि ये हुआ है, साबित हुआ है, चौकसी समिति जो है तफ्तीश की है तो उसमें ये निकला हुआ है। तो अभी फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने FIR करने के लिए लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में और वो अभी चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई, मगर अभी भी FIR हुआ नहीं है दाखिल स्कूलों के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि FIR दाखिल हो ताकि सारी जो स्कूलें हैं ये ऐसा काम ना करें, कोई यानी लोगों को राहत मिले और ऐसा काम करने से स्कूल डरे। ये एक मकसद है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी और नागपुर के कमिश्नर साहब से भी ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी जो स्कूलें हैं जो पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट करती है उसको अच्छा भावना से देखें। वो कोई क्रिमिनल्स लोग नहीं है पेरेंट्स जो कुछ भी कंप्लेंट्स वहाँ पे करेंगे, तो उनको राहत देने के लिए जो भी कार्रवाई आपको उचित लगती है FIR करने की, दाखिल करने की, वो कीजिए ताकि ये जो लूट मची हुई है स्कूलों के माध्यम से हर पेरेंट का हर घर में इसको कहीं ना कहीं राहत मिले, हमको न्याय मिले। ठीक, ऐसा ही हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी हमारे साथ। अभिषेक जी नमस्कार। अभिषेक जी, बच्चा प्रेशर में है, स्कूल्स व्यापार कर रही हैं और सरकार आराम कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? सर, सिर्फ बच्चा अकेला प्रेशर में नहीं है, उसका पूरा परिवार आज प्रेशर में है जी। और उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि ऑनलाइन की शिक्षा जो पिछले साल से सभी प्राइवेट स्कूल ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ फीस वसूलने के लिए जो इन्होंने लादी है हमारे बच्चों पे, हम पे। आज हमारा बच्चा एक ऐसे मझधार में है कि हमने सुनी थी कहावत कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जी। तो ऐसी कुएं और खाई के बीच में हमारा बच्चा और हमारे आज पेरेंट्स, मैं खुद आज फंस चुका हूँ। क्योंकि एक तरफ कुआं मतलब ये है कि आप पढ़ाएं तो समस्या है, नहीं पढ़ाएं तो समस्या है जी। पढ़ाते हैं तो पढ़ाई का कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा, 20 से 25% भी सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने देखा एक्सपीरियंस लेके, हमारे बच्चों की आंखें खराब हो रही है, उनके मानसिक विकास पे फर्क पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन हो रहा है मोबाइल का, जिससे हमने इतने सालों से अपने बच्चों को दूर रखा था। जो कि खुद स्कूल बोलता था कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो होती है मोबाइल की, इनसे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इन्हें दूर रखें। कम से कम डॉक्टर्स भी हमें बोलते थे कि 15 साल तक के बच्चों को कोशिश कीजिए, 12 से 15 साल तक के आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, और ये जो हानिकारक तरंगे जो कि मोबाइल के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचती है और मोबाइल के माध्यम से आज जो बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो उन्हें जो नुकसान पहुंचाती है, तो इनसे हमें बचाना है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इतने नर्वस और परवश हो चुके हैं क्योंकि आज एक ऐसा विषय शिक्षा का जो कि ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने हमें जो शिक्षा देने का जो लादा हुआ है, क्योंकि सिर्फ फीस वसूलने के लिए, तो पेरेंट कहीं ना कहीं मजबूर हो गया है। इसीलिए पेरेंट ने कहा कि आप, एक तो आपने डिसीजन ही गलत लिया, और डिसीजन लिया भी तो फिर हमने कहा कि आपने
परसेंट जो कि अदर एक्टिविटी फीस है आपने वो माफ करनी चाहिए थी, 70% फीस आपने लेनी चाहिए थी। हमने यह पिछले साल कहा था, क्यों कहा था कि हमें लगा 2-4-6 महीने में कोविड यहाँ से खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिजिकल क्लासेस चालू हो जाएंगी, लेकिन फिजिकल क्लासेस पूरे साल चालू हुई नहीं। बच्चों को एग्जाम के और पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एक जो है वह एक फॉर्मेलिटी की गई। बच्चा सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, अगर एक आध बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ लेता था तो उसे टीचर म्यूट कर देती थी। आज बताइए ऐसे स्कूल को 100% फीस वसूलने का क्या अधिकार है, जिसने अपने 50% स्टाफ को भी आज बाहर कर दिया है। चाइल्ड राइट्स एक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो किसी भी बच्चे को फीस नहीं भर पाने के कारण आप पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकते, क्योंकि फीस नहीं भरना ये मैटर पेरेंट्स का और स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का होता है, जिसमें बच्चे को कहीं भी नुकसान नहीं दिया जाए। ये अधिनियम में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा जी। तो अधिनियम में ऐसे अच्छे अधिनियम हमारे यहाँ लिखे गए हैं, ऐसी अच्छी चीजें आज पेरेंट्स के फेवर में बताई गई है, दी गई है, हमको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आज उस अधिकार का भी पालन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि ब्लैक से व्हाइट करने की ये जो दुकान इन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से खोली हुई है, आज इस दुकान में टोटल अंधकार है। यहाँ अधिनियम का कोई पालन नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि यह खुद उनकी पॉकेट में जाने वाला ऐसा पैसा है जो हमारी पॉकेट से गैर कानूनी तरीके से, रंगदारी से और डर दिखा के हमसे निकाला जा रहा है गलत तरीके से। तो इसमें नेता कहाँ है? इसमें जितने भी स्कूल, आप सारे स्कूल उठाकर देख लीजिए, कौन कौन से स्कूल हैं ऐसे जिसमें नेता मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, स्कूल और कॉलेज। ये तो प्रथा ही हमारे यहाँ से नागपुर शहर से चालू हुई है पूरे देश में, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट मैनेजमेंट में बैठने की नेताओं की और कमाई का इसको जरिया बनाने की, एजुकेशन को और स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं आप देखिए अब स्वास्थ्य में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होता है, इसको टैक्स तो देना नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, तो पूरा पैसा अंदर होता है। तो इसे तो माध्यम बना लिया है, कमाई का बहुत अच्छा जरिया बना लिया है सभी लोगों ने। आप पूरे देश में उठा के देखिए हिस्ट्री, कितने सारे स्कूल और कॉलेज हैं जो मैक्सिमम लीडर्स के हैं। आप केरल कर्नाटक चले जाइए, वहाँ 90 नहीं 95 नहीं 100% स्कूल कॉलेजेस सारे लीडर्स के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चू कडू जी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी, क्या उनके तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई इस पूरे के पूरे प्रोसेस में? बच्चू कडू जी ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई पिछले साल भी की थी उन्होंने, क्योंकि वो राज्य शिक्षा मंत्री है, उन्होंने काफ़ी आदेश जारी किए, उन्होंने काफ़ी हमारे विषय को सुना प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे सारे शिक्षण विभाग के सारे अधिकारियों को भी बिठाया, उनसे भी सारी जानकारियाँ ली, उनको भी समझ में आया कि गलत तरीके से प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ज़बरदस्ती फीस का बोझ 100% लादा हुआ है पेरेंट्स पे, जो कि लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी इन्हें प्रॉपर तरीके से मीटिंग करने के बाद में डिसीजन लेना था, जो कि आज तक नहीं लिया गया। पीटीए का भी फुल फॉर्म आज तक पेरेंट को नहीं बताया गया, जबकि वह कंपलसरी है, अधिनियम में दिया हुआ है पीटीए का गठन, और उसके बाद पीटीए का गठन करना कंपलसरी है, और उसमें बैठ के मिनट्स ऑफ मीटिंग में करने के बाद ही आपको ये सारे डिसीजन लेने का अधिकार था, जो कि आज तक आपने नहीं किया। टोटल गैर कानूनी तरीके से स्कूल चलाई जा रही है। एनसीईआरटी की बुक का यूज़ नहीं किया जाता, प्राइवेट पब्लिशर्स से बुक छपवाई जाती, 500% का प्रॉफिट लेके आज यह बुक्स बेची जाती है, जोर जबरदस्ती की जाती है। जो पेरेंट नहीं खरीदना चाहता वो बोलता मैं एनसीईआरटी की बुक यूज़ करूंगा, वो बोलते हैं सिर्फ खड्डा बदल देते हैं और कहते हैं कि यह बुक का सिलेबस अलग है और हमारी बुक का सिलेबस अलग है। अरे अलग सिलेबस आपको देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ाने के लिए अधिनियम में लिखा हुआ है। उसके बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के लिए आपने एक स्कूल ने इसको एक दुकान बना ली है, प्राइवेट दुकान, जहां आप हर टाइप की चीज़ों को 100, 200, 400, 500 और 1000% तक के महंगा आप बेच रहे हैं। 10 रुपये का आई कार्ड 250-250 रुपये में बेचा जाता है स्कूल के अंदर में, और सुनवाई कहीं नहीं होती। एक आखिरी सवाल आपसे, आप प्रशासन से एक बात जो सभी पेरेंट्स की तरफ से कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन दोनों से, कि जो अधिकार आपने हमें जो अधिनियम के माध्यम से जो अधिकार हमें दिए हुए हैं, उन अधिनियमों का पालन हो, जो कानूनी तरीके से स्कूल चलाई जाए, पीटीए का गठन किया जाए, एनसीईआरटी की बुक बेची जाए, और जब भी फीस बढ़ाई जाए या साल भर में डीएफआरसी की जो टीम होती है अभी जो गठित हुई है नागपुर में, वह प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर ऑडिट करे, और ऑडिट करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकाले कि इनको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए था, या प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट का क्या करना है, और अगर नहीं हुआ है तो उनके खर्चे क्या क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देखे, और उसके बाद में स्कूल की फीस निर्धारित करे, और ऑनलाइन की शिक्षा के लिए कितने साल का बच्चा उसके लिए कैपेबल है, कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ नेटवर्क आते हैं नहीं आते, इस बात का पूरा सर्वे किया जाए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से स्कूल किया जाए, ना कि रंगदारी और सिर्फ फीस वसूलने के लिए स्कूल चालू किए जाए। अभिषेक जी धन्यवाद जी। अमित होशिंग जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अधिनियम को लेकर अभिषेक जी ने बात कही कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप क्या सोचते हैं? सर, जैसा अभी अभिषेक ने कहा और मेरे बाकी मित्रों ने भी कहा,
हम ये लड़ाई जो है ये पैंडेमिक के मुद्दे यानी पैंडेमिक की वजह से तो अभी ये फ़ीस का मुद्दा और इलीगल फ़ीस का मुद्दा बहुत उभर कर आया है, लेकिन हमारी लड़ाई तो इसके पहले की है। पिछले 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं नाम लेने से कतराऊंगा नहीं। मेरी बच्ची स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अत्रे लेआउट में पढ़ती है। मेघे जी की स्कूल है, बहुत बड़ा नाम है शिक्षा के विषय में, लेकिन वहाँ पे भी गए कई सालों से बेकायदे से फ़ीस ले रही है। मैंने जिस दिन से आंदोलन शुरू किया था, मैं इस आंदोलन में आया था, मेरी सिर्फ और सिर्फ 5 डिमांड्स है जो मैं अभी तक के मांग रहा हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग रहा हूँ, स्कूल से मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं से भी अभी तक के मेरे को इसका जवाब मिला नहीं है। सबसे पहली डिमांड ये है कि 2014 का अपना जो एक्ट है वो कहता है कि EPTA का गठन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनना चाहिए। पालकों को चाहिए कि स्कूल की तरफ से जितनी भी स्कूल्स है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये तो स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अत्रे लेआउट के लिए तो नहीं, सारी स्कूल्स जो है वो सबको ये अधिनियम लागू है जी। वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, EPTA के वो सबमिट करें। मिनट्स ऑफ मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स ली जाती है उसमें मेंबर्स जो होते हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पे साइन करके उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ हमको चाहिए 2014 से लेकर तो 2020 तक के। उसके बाद में ये 6 साल का हर क्लास में हर सेक्शन में कितने बच्चे थे ईयर वाइज वो बाइफर्केशन चाहिए, ताकि हमको पता चले कि कौन से साल कितने बच्चे थे, वो हिसाब से हम फीस का हिसाब लगा सके जी। उसके बाद में चौथी डिमांड थी कि जितने EPTA के मेंबर्स है, EPTA के जितने मेंबर्स है वो मेंबर्स के नाम और नंबर, वो EPTA के जिनके नाम और नंबर्स हमको चाहिए, एड्रेस हमको चाहिए, ताकि हम वो EPTA मेंबर्स को मिलकर हम ये पूछ सके कि भाई आपने अगर किसी कागज़ पे साइन किया था कि फ़ीस इतने % बढ़ानी चाहिए, तो क्या डॉक्यूमेंट्स देख के आपने उस पर सिग्नेचर की थी। क्योंकि EPTA मेंबर्स जो है वो पालक लोगों के प्रतिनिधि है, उनके बिहाफ पे वो डिसीजन नहीं ले सकते, उनको सारी चीज़ें पालक लोगों के साथ डिस्कस करनी पड़ती है जी। और 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड, जैसा अभी 10 मिनट पहले मेरे मित्र अभिषेक ने कहा कि हर एक स्कूल का इंडिविजुअल ऑडिट किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कैसा होता है, जैसा स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के 4 ब्रांचेस है और ये रजिस्टर्ड है नगर युवक शिक्षण संस्था के नाम से, तो नगर युवक शिक्षण संस्था में कम से कम 16-17 इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंशियल सबमिट करते समय कंसोलिडेटेड सबमिट कर देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं, इंडिविजुअल स्कूल का ऑडिट किया हुआ फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि वो स्कूल में वो पर्टिकुलर साल में फाइनेंस का क्या हुआ और कैसा हुआ है। हम एक और, यानी आपके थ्रू एक और मांग करना चाहूँगा, अपने गवर्नमेंट से बोलिए या कोर्ट से बोलिए, कि एक थर्ड पार्टी कमेटी अपॉइंट करे जो इन सारे प्राइवेट स्कूलों का थरोली ऑडिट करे, फाइनेंशियल ऑडिट और बाकी सारी भी चीज़ें, फाइनेंस से अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फायर एंड सेफ्टी के भी रूल्स है जो 80% स्कूल्स फॉलो नहीं करती जी। तो इन सब का थरो ऑडिट हो और वो सब ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में बाद में पब्लिश किया जाए, आइदर RTI एक्ट के थ्रू या जनरल इसके थ्रू। तो यही है बेकायदे से चलने वाली फीस। ये पॉलिटिकल लोगों का स्कूल्स है, तो इस पे किसी ना किसी की रोक लगनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने इंटरवीन करके इनको अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद अमित सिंह जी। सर अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। मेरा नाम भवानी प्रसाद चौबे है, मैं भवन स्कूल का पेरेंट हूँ जी। आपके माध्यम से मैं सभी प्रशासन को और गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो पैंडेमिक एक्ट डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जी, उसके मद्देनज़र महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स और सारे स्कूल्स में उस हिसाब से फीस का मूल्यांकन किया जाए और फीस ली जाए जी। अब गवर्नमेंट ने जब पैंडेमिक एक्ट डिक्लेयर किया तो 2021 और 21-22 ये दोनों सेशन अभी कोविड अफेक्टेड है जी। और जैसे आपको पता ही है, मैं आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पालकों की, बहुत सारे दुकानदारों की जो बिज़नेस है वो ठप पड़ गए हैं और आय का सोर्स सारा ख़त्म हो चुका है जी। तो उस कंडीशन में मेरी प्रशासन से यही की राय है कि पैंडेमिक एक्ट के मद्देनज़र एक GR निकाला जाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जी, जिसमें 20-21 की ऑनलाइन ट्यूशन फीस का निर्धारण हो और 21-22 की ऑनलाइन फीस का निर्धारण हो। अभी जैसे 21-22 के लिए स्कूल ने प्रेशर डालना चालू कर दिया, ऑफिशियल लेटर्स भेजना चालू कर दिए, जो कि पेरेंट्स के अभी हमको फ़ोन आ रहे हैं कि हम अब क्या करें जी। तो हमारा उनको एक ही कहना है कि आप स्कूल को डिमांड करो कि आप PTA और EPTA का जो फिर से है मेंबरशिप का फॉर्म भरवाए और उनका इलेक्शन कराए और उसके हिसाब से फीस का एक एवोल्यूशन हो और उसके हिसाब से वो फीस तय की जाए, ताकि ऑनलाइन जो क्लासेस होने वाली 21-22 में वो फीस हम भरेंगे अगर वो प्रोवाइडेड लीगली PTA और EPTA के मेंबरशिप्स के इलेक्शंस के सामने अगर तय होती है तो ठीक। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस माध्यम से हमारा जो पालकों का जो आंदोलन है इसको सारे भारतवर्ष में हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे हम बढ़ाएंगे जी। आप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर आप आखिरी आपका टेक लेकर ये शो खत्म करूंगा। बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच राज भाई, मल्टीपल टाइम आपका शो देखता हूँ मैं, पंकज गुलाने। थैंक यू। मेरा सिर्फ आखिरी एक ही बोलना है
पेंडेमिक के चक्कर में बच्चों ने स्कूल मिस कर दिया है और आज के तारीख में सबके घर में जो धांधली हो रही है बच्चों की जी, और बच्चों को जो वातावरण मिलना चाहिए था, फ्रेंड सर्कल मिलना चाहिए और देश का जो बैकबोन है जी, स्कूल के बच्चे जी, वो अपन ने आज के तारीख में मिस किया है। जी। और कोविड के चक्कर में अगर मिस होता है, इसके पास मल्टीपल प्लानिंग है अपने पास, पर अपन अपनी सोच इतनी है कि अपन वो प्लानिंग लेना नहीं चाहते हैं। जी, 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम रद्द हो गई है। इतना पढ़ाई करके अगर एक आधा लड़का मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक करके पास होने की कोशिश करता है तो उसको ग्रेस परसेंटेज में परसेंट दें, बोले तो कम परसेंटेज वाले और उसका ज़्यादा परसेंटेज वाले एक ही लेवल में तुम ग्रेसिंग करोगे तो उसका मूल्यमापन क्या है उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, वो अपनी बात रखते। पर नर्सरी में जाने वाला बच्चा जो 2.5 साल से 2 साल 6 महीने और 3 साल 1 महीने के बीच में जो नर्सरी में एडमिशन होती है वो लकी ड्रॉ सिस्टम से होती है। लकी ड्रॉ सिस्टम में अगर बच्चा मेरा अगर वो स्कूल में अगर लकी ड्रॉ में पास नहीं आया उसका नंबर, तो मैं लकी ड्रॉ में अनलकी हूँ, मेरा बच्चा अनलकी है। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश है। आपने अपना वक्त दिया, आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज की बात में हमने पेरेंट्स का जो एसोसिएशन है उनके सभी पालकों से मुलाकात करी, उनके साथ बात करी, उनकी बात आप तक पहुंचाई। ये पहला ऐसा शो तो नहीं है ना? ये पहला ऐसा शो नहीं है कि मैं आज पेरेंट्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, स्कूल्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने पॉलिसीज़ में बदलाव लाएं। ये पहली बार तो नहीं है, ये इसके पहले भी हो चुका है। दुर्भाग्य की बात मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए, सीधी सीधी लाइन है और सीधी लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ, और यही है राज की बात। और मुझे ऐसा लगता है कि राज की बात के लिए आपने ये चीज़ शेयर भी करना चाहिए उन सब तक जो माता पिता हैं। पहली चीज़ ये कि स्कूल व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करने के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। देखिए साहब, व्यापार करने में और साहूकारी करने में फ़र्क है ना? साहूकारी करने वालों के भी कुछ कायदे होते हैं साहब। स्कूल्स ने तो अपना दर्जा उससे भी और कम कर दिया। पहले दुर्भाग्य की बात। दूसरा, एक माता पिता है ना, ये वही माता पिता हैं ना जिनको चिकन खाना है, ना ये शराब पी के वोट करते हैं, है ना? दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वही माता पिता हैं जो उस नेता को जाकर वोट देते हैं, जो नेता ये सोचता है कि मैं इनके काम करके दूंगा और उनको भी लगेगा, मतलब पेरेंट्स को भी लगता है, ये माता पिता को लगता है कि ये हमारे काम करके देगा। होता ये है कि इलेक्शन के बाद ये व्यक्ति जो है ये गायब हो जाता है। वो कॉरपोरेटर रहे, वो एमएलए रहे, वो कोई भी रहे, है ना, वो गायब हो जाता है। चलिए, ये भी बातें हमको पता है, कुछ नया तो नहीं बता रहा राज। मैं आपको कुछ नया बताता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से समाज का दर्पण है ना? मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। आज नागपुर में पत्रकारों का क्लब है साहब, पत्रकारों का क्लब है ना, जहाँ पर शाम को अगर आप जाएं तो बड़ी महफिलें लगती हैं, है ना? लेकिन दिन में ये पत्रकार शायद अपना काम करना भूल जाते हैं। अच्छा, ये छोटे पत्रकार जो होते हैं वो लिख भी लेते हैं, लेकिन वो एसी कैबिन में बैठा जो एडिटर है, जो कई सालों की तपस्या के बाद शायद एक एडिटर बना, उसको एक मौका मिला एक अखबार के एडिटर बनने का, वो शायद ये बात भूल गया कि उसका असल में काम क्या था। 5 लोगों का मर्डर होता है शहर में और वो फ्रंट लाइन खबर बन जाती है, लेकिन हज़ारों माता पिता रोज़ तकलीफ़ में है, उनको कोई नहीं देखता। एक औरत ने कल अपना मंगलसूत्र बेचा और अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरी, क्योंकि उस औरत को ये कहा गया कि हम तेरे बच्चे को टीसी दे देंगे, इसीलिए उसने अपने बच्चे की फ़ीस भरी। आप समझ रहे हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। जितने स्कूल्स हैं उन सब में नेता हैं, जितने कॉलेज हैं उन सब में नेता हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं बैक में सब नेता हैं। हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं और ये डेमोक्रेसी हमें किस किस्म के अधिकार दे रहा है, ये अब हमको समझना ज़रूरी है। हेल्थ केयर ने इस पेंडेमिक में बता दिया कि किस किस्म का माहौल है हेल्थ केयर को लेकर इस देश में। एजुकेशन को लेकर भी सेम माहौल है साहब। बच्चा स्कूल जाता है,
पढ़ने के लिए नहीं, पैसे देने के लिए। और आज हज़ारों ऐसे माता पिता हैं जिनको शायद बच्चे अब चरण स्पर्श करना भूल जाएं, क्योंकि जब सुबह बच्चा घर से निकलता है तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं विद्या के मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन अब ये बच्चा शायद उनका आशीर्वाद लेना भूल जाएगा, क्योंकि अब माता पिता का ही सर उस बच्चे के सामने झुक गया है। कारण पत्रकारिता, एक ऐसी पत्रकारिता जो एडवर्टीजमेंट्स के प्रेशर में जी रही है। निवेदन है उन सभी पत्रकारों को जो लिखते हैं, जो वाकई में लिखते हैं, कि फ्रंट पेज में अगर आपको लिखना ही है तो इन माता पिता की गुहार को पहुंचाएं, नहीं तो साहब और भी काम है करने के लिए, वो करें। कल शाम को 5 बजे होगी राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ खुश रहें। बच्चे अगर ये शो देख रहे हैं तो अपने माता पिता को परेशान न करें, और माता पिता अगर ये शो देख रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा साहब, आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फीस आपको भरनी पड़ेगी। क्या करें, नेताओं का स्कूल है। जिंदा रहें। जय हिंद।